हेलो दोस्तों, तो बहुत दिनों से आपका ये डिमांडेबल टॉपिक चल रहा था जो कि चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो कि आपका क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 9 है। और ये जो चैप्टर है उसको मैं थोड़ा आपको बताने से पहले बता देता हूँ कि यदि आपने पिछले लेक्चर जो हमने बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको पहले देखिए, जिससे कि आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी बनेगी। कुछ चैप्टर्स जो हैं रह गए हैं उनको भी हम लेके आएंगे, लेकिन अभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने ये लेके आए हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि हर एक वीडियो में करता हूँ, पार्ट वाइज लेके आता हूँ हर एक चैप्टर को। तो इसका भी ये फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और जो भी आगे के चैप्टर टॉपिक्स आएंगे मैं उनको भी लूँगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमको इस पूरे चैप्टर में कवर क्या क्या करना है। तो कवर हम जो करेंगे मैं सिंपली बता देता हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन जो कि बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसका मैं बता दूंगा आपको। इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड का पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ेंगे, बहुत गजब का टॉपिक है। हुक्स लॉ को पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर का, और इलास्टिक मोडिलिटी को पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, तो ये हम चैप्टर पढ़ते हैं जो कि चैप्टर 7 है जो रहा था आपका। तो वी स्टडीड द रोटेशन ऑफ द बॉडीज एंड देन रियलाइज दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी। वी रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्फ टू सिंपलर सिचुएशन ऑफ रिजिड बॉडीज। अ रिजिड बॉडी जनरली मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। तो हमने क्या समझाया था चैप्टर 7 में, और आपने पढ़ भी लिया होगा यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैप्टर 7 जो कि रोटेशनल पे पूरा बेस था, जिसमें कि रिजिड बॉडी जो रहती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, तो रिजिड बॉडी वो होती है जिसका जो शेप वगैरह रहता है वो वही रहता है, उसमें जो उसके मॉलिकुलर जो उसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अच्छे से पैक्ड रहते हैं, और ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे हम बढ़ रहे हैं और आप समझने वाले हैं कि वट, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बट इन रियलिटी असल में क्या रहता है, जो बॉडीज होती हैं वो कैन बी स्ट्रेच, कंप्रेस और बेंट, है ना। वहाँ तो हम क्या थे कि जो भी रिजिड बॉडी मान के चल रहे थे कि वो जो है चेंज अपना शेप नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। बट रियल लाइफ में आप सब जानते हो कि यदि किसी पे ज़्यादा जोर से हम चोट करें या कुछ भी हम करते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, या फिर वो स्ट्रेच कंप्रेस बेंड तो होती है। तो इवन द एप्रेसिबली रिजिड स्टील वार कैन बी डिफॉर्म व्हेन अ सफिशिएंटली लार्ज एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। आप सभी जानते हो कि स्टील का जो वार जो रहता है हमारे पास वो कितना जो है सॉलिड रहता है, रिजिड रहता है, बट उसको भी हम क्या करें, यदि थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो भी अपना शेप जो रहता है वो चेंज कर लेता है। तो जैसा आपको मैंने बताया है, अब समझिए आगे की बात। दिस मीन्स दैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। तो इससे क्या पता चलता है कि सॉलिड बॉडीज आपकी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। अब रिजिड नहीं होती तो होती क्या है फिर वो, इसको हम समझते हैं ज़रा। तो सॉलिड हैड अ डेफिनाइट शेप एंड अ साइज। सॉलिड के पार्ट एक डेफिनाइट शेप होता है, साइज होता है। अब एक बात और समझ लीजिए आप, ये छोटी छोटी बीच में मीनिंग वगैरह आए हैं, ऐसा कुछ जो वर्ड आपको ना आए तो सिंपली आप जो है इसका मीनिंग करके देख लीजिएगा। हमें एक शब्द का यदि आपको मीनिंग बताते रहेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो आप इन छोटे मोटे शब्दों का मीन आप देखते रहिएगा साथ साथ में। और जो मैं इस तरह से हाईलाइट करता हूँ आपको, है ना, उनको तो हाईलाइट आप संग में मेरे साथ करते चलिएगा अपनी बुक में, और कोई भी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवाऊँ साइड में तो उसको भी लिखते चलिएगा। तो पहले अपनी बुक खोल के बैठ जाओ सभी। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक सॉलिड के पास एक डेफिनाइट शेप होता है, साइज होता है, और इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म द साइज ऑफ बॉडी अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो भैया फोर्स तो जरूरत पड़ेगी यदि हमें किसी का भी साइज जो है बदलना हो। तो इफ़ यू स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग बाय ए जेंटली पुलिंग इट्स एंड्स द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस स्लाइटली। तो आप सभी जानते हैं कि एक जो स्प्रिंग हमारे पास होता है, स्प्रिंग क्या होता है, तो साइड में आपको बता देता हूँ पहले। तो कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके हेलिकल, जो इसे को हेलिकल से बोलते हैं, ये स्प्रिंग हमारे पास होता है। तो स्प्रिंग को यदि हम खींचें या दबाएं तो आप जानते हो कि उसका जो शेप रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। When you leave the ends of spring, it regains its original size and shape। और जब आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, है ना, खींचा और छोड़ दिया, तो वो फिर से उसका जो शेप रहता है, जो साइज रहता है, उसको गेन कर लेता है। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव
इज नोन एज अ इलास्टिसिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये अंडरलाइन हम यहाँ से कर लेते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए जरा मेरे साथ। लिखा है कि द property of body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as a elasticity। तो इलास्टिसिटी नाम का ये टॉपिक है, ये जो है हुक्स वगैरह ने दिया है, वो हम आगे समझेंगे कि कैसे उन्होंने दिया, कैसे ग्राफ बनाया। तो इलास्टिसिटी जो है क्या होती है, सिंपल शब्दों में कहें तो एक ऐसी आपकी फेनोमेना है जहाँ पे कि किसी भी बॉडी को, है ना, हम क्या कर रहे हैं, उसको खींचे ताने और वो अपना शेप जो रहे वो फिर से रीगेन कर ले। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पास होगी तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। एंड द डिफॉर्मेशन कॉज इज नोन बाय अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और जो डिफॉर्मेशन उसमें होगा उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ गए कि नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दो मुझे। अभी आगे पढ़ते हैं जरा और क्या लिखा है। हाउ एवर इफ यू अप्लाई फोर्स टू अ लंप ऑफ पुट्टी और मड, यदि कोई लंप है ना किसी मट्टी का बना हुआ है या फिर आपका किसी ऐसे धातु से बना है मट्टी के सामान से, है ना, तो उसको यदि आप ऐसा करके देखोगे खींच के दबा के, तो क्या वो ही फिर से अपना रीगेन कर पाएगा शेप? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यदि आप जैसे मटका आपके घर में होगा और उसमें आप करिएगा, उसको दबाइएगा, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो क्या है, अपना रीगेन शेप नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। तो दे हैव नो ग्रोस टेंडेंसी टू रिगेन देयर प्रीवियस शेप एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड अ प्लास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दोनों बात आपको यदि समझ आ गई हो तो अभी इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को। और इस वीडियो का जो टारगेट हम लाइक का रख रहे हैं वो है 5000 लाइक। 5000 लाइक जो इस वीडियो पे जब होगी तभी इसका नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, नहीं तो आप फिर देखिएगा। अब बात करते हैं कि इनको प्लास्टिसिटी ही नाम क्यों दिया गया हमने। तो प्लास्टिक सब्सटेंसेस, देखो ये नहीं है कि मड जो थी हमारी वो प्लास्टिक नहीं था, उसको भी हम प्लास्टिक बोलेंगे। जिसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी सभी को प्लास्टिक करके हम अभी साइंस में नोट करेंगे, और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। समझ गए। इलास्टिसिटी का विपरीत कौन होगा भाई साहब, प्लास्टिसिटी होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद है यहाँ पे करके नहीं रखना, मैं अंडरलाइन कराने के लिए एक दूसरा कलर ले रहा हूँ जिससे कि आपको ये बात याद रहेगी। ये देखिए जरा, हम इसको अंडरलाइन करके रख लेते हैं हमारे पास। ये तो पुट्टी एंड मड आर क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक, ये आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अब बात करते हैं द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब इंजीनियरिंग अपनी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जो इलास्टिक बिहेवियर जो होता है मटेरियल का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डिज़ाइन कर रहे हो एक बिल्डिंग को, नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक अ स्टील कॉन्क्रीट ETC इट इज़ एसेंशियल। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं आपने देखी होंगी, तो उनमें इलास्टिसिटी का ही फेनोमेना वर्क कर रहा होता है। वो ऐसे कर रहा होता है कि उनके बीच में कुछ तरह से गैप्स बनाए जाते हैं जिससे कि यदि इन पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगे, एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा, तो हो सकता है कहीं अर्थक्वेक आ सकता है या कोई बड़ी ही जो है तूफान आ सकता है, तो वो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा सकता है और उसके गिरने के चांस जो है क्या हो जाएंगे उस समय ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी डिज़ाइनिंग करी जाती है तो उनमें गैप बनाए जाते हैं जिससे कि यदि इस पर कोई भी तरह का फोर्स लगाया जाए तो ये जो है बेंड तो हो जाए बट अपना जो शेप रहेगा वो रेगन कर ले, जिससे कि ये जो है क्या नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे और नीचे धराशायी नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी साइंस है और ये अभी तो शुरुआत हुई है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। तो क्या लिखा था कि फॉर एग्जांपल व्हाइल डिजाइनिंग अ बिल्डिंग नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक अ स्टील कॉन्क्रीट ETC एसेंशियल होता है। सेम इज ट्रू इन द डिज़ाइन ऑफ अ ब्रिज। ब्रिज तो आपको पता होगा, सस्पेंशन ब्रिज नाम से ही आपके कई ब्रिज आते हैं जिसमें कि इलास्टिसिटी का फेनोमेना बहुत वर्क करता है। ऑटोमोबाइल्स होती हैं, रोप बेस होते हैं, और वन कुड आल्सो आस्क कैन बी डिज़ाइन एन एरोप्लेन विच इज़ वेरी लाइट बट सब्सिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम ऐसी कोई एक एरोप्लेन को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल हल्की फुल्की हो लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो मजबूत हो। तो कैन बी डिज़ाइन एंड फिर एक अगला क्वेश्चन और है कि क्या हम एक डिज़ाइन और कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब विच इज़ लाइटर बट स्ट्रॉन्गर, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये पूछ रहा है कि क्या हम एक ऐसा आर्टिफिशियल जो आपके हैंड की तरह जो होता है क्या वो हम बना सकते हैं जो कि हल्का हो और बहुत स्ट्रॉन्गर हो। वाई डज अ रेलवे ट्रैक हैव अ पार्टिकुलर शेप लाइक अ आई। तो आपने देखा होगा कि हम आई की तरह ही जो
रेलवे की ट्रैक जो होती हैं वो आई के शेप में बनाई जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। और व्हाई इज ग्लास ब्रिटल व्हाइल ब्रास इज नॉट। ग्लास जो रहता है कांच, वो ब्रिटल बिल्कुल क्षण भिन्न हो जाएगा जरा उसमें यदि आप उसको नीचे गिरा दोगे, लेकिन ब्रास जो रहता है वो नहीं हो पाता है। क्या इनके पीछे का रीजन है? आंसर टू सच क्वेश्चंस बिगिन विद द स्टडी ऑफ हाउ रिलेटिवली सिंपल काइंड्स ऑफ लोड्स और फोर्सेस एक्ट टू डिफॉर्म डिफरेंट सॉलिड बॉडीज। तो इसी चीज़ का जो आंसर देते हुए हम सारी बातों को समझेंगे। और आप ये मत समझिएगा कि इन क्वेश्चनों के हमने अभी आंसर नहीं दिए हैं तो अब आंसर कम मिलने वाले हैं। तो कुछ जो है आप थोड़ा खुद से सर्च करिएगा, उसके अलावा जब हम इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। मैं इसके नंबर भी डाल देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेंगे। हम पहले इसको बोल रहे हैं क्वेश्चन 1, इसको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन 2, और जो थर्ड आया था उसको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन 3, और एक और भी था क्वेश्चन 4। तो ये क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने कर दिए हैं। अब इन सभी का मैं आंसर आपको दूंगा और चैप्टर जैसे जैसे हम फर्दर पढ़ते जाएंगे और इनके आपको आंसर धीरे धीरे मिलते जाएंगे। और जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो तो इन क्वेश्चन को एक बार आके देखिएगा और इन क्वेश्चन का यदि आंसर आप खुद दे पाए तो आप समझ जाइएगा कि इस पूरे चैप्टर का सार आपको समझ आ गया है। तो अब पढ़ते हैं हम आगे जरा। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द इलास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विच वुड आंसर मैनी सच क्वेश्चंस। तो वही इन्होंने बात लिखी जो मैंने कहा है। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक और ले रहे हैं और वो टॉपिक है 9.2 जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड होता क्या है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, और वो ये है कि जो हमारे पास रबर होती है, रबर आप सब जानते हो जिसका कि हम यूज़ आपकी पेंसिल से जो भी लिख देते हैं उसको मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, और एक दूसरा है मेरे पास स्टील। अब ये बताइए कि रबर ज़्यादा जो है हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा या जो हमारा स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो देगा और जो सबसे पहले देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी आंसर जो सही है वो पता चल पाए। और रीजन के साथ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उठा के लिख दिया कि रबर या स्टील करके, उसको रीजन दीजिएगा, बढ़िया अच्छे से लिखिएगा जिससे कि आपको ये पूरा जीवन भर याद रहे। तो जरा हम पढ़ते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को। तो वी नो दैट इन अ सॉलिड ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय अ नाइवर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो आप सब जानते हो। अब यहाँ से केमिस्ट्री थोड़ी सी स्टार्ट होगी, है ना, जम्हाइयाँ मत लेने लगिएगा आप अभी से। तो केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होगी और इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस तरह से एटम्स वगैरह और मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ जो सॉलिड्स रहते हैं उसमें अपना वर्क करते हैं। तो दीज आर बाउंडेड या बॉन्डेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस एंड स्टे इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो बॉन्ड होते हैं इनके बीच का वो बहुत अच्छे से इंट्रा एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस के द्वारा बना होता है। ये क्या होता है भाई साहब, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर? तो जान लो यहाँ पे। तो इंटर एटॉमिक जो होता है कि दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है, ये दो एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपका हो गया इंट्रा एटॉमिक, समझ गए, जिसको हम इंटर एटॉमिक बोल रहे हैं। एक होता इंटर मॉलिकुलर, जब एटम एटम जुड़ के जब मॉलिक्यूल बना लेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो फिर फर्दर जब मिलेंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स तो उनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड। ये बात हमें समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखा है कि ये जो है स्टेबल रहते हैं, इक्विलिब्रियम रहते हैं। व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है इनके बीच में जहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ना तो एक दूसरे से हटना चाहेंगे और ना ज़्यादा एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक सॉलिड जो होता है वो डिफॉर्म जब होता है तो जो एटम या जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और कॉजिंग अ चेंज इन इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस को। इसको कैसे समझे? तो इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये मैंने बनाया, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं। तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड थोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरा एक तरह का क्या बना दिया है, इंटर एटॉमिक या जो इंटर मॉलिकुलर जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं उस तरह का हमने कंपाउंड बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पर लगाते हैं फोर्स। तो जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, वो मैं बना के आपको बता दूँ। तो देखिए यहाँ से हम जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये मुड़ जाएगा, और जब ये इधर की ओर मुड़ेगा तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है, किसके बीच की डिस्टेंस, इन एटम्स के बीच की या मॉलिक्यूल्स के बीच की, वो बढ़ने लगती हैं। और जैसे ही बढ़ने लगती हैं ये हो जाते हैं व्याकुल।
तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये अपना जो शेप पहले था वो लाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये अपना शेप वापस लाना चाहेंगे, और जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करेंगे अपना ये जो शेप रहेगा वो वापस लेके आ जाएंगे। इतनी सी बात समझ आई होगी, जिसको वो लाइक करेगा भी इस वीडियो को, और साथ में जो है कमेंट जरूर करिएगा। नीचे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको भी मैं समझाऊंगा आपको, है ना, चिंता मत करो आप किसी भी चीज़ की, बहुत मज़ा आने वाला आज के लेक्चर में आपको भी। तो आगे हम बात करते हैं कि जब डिफॉर्मिंग होता है और जो फोर्स हम रिमूव कर लेते हैं, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या करते हैं, फिर से ड्राइव करते हैं उनको वापस लाने में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, और जो बॉडी जो होती है वो रिगेन कर लेती है अपने ओरिजिनल शेप को और साइज को। जो रिस्टोरिंग मैकेनिज्म जो कैन बी विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग अ मॉडल ऑफ अ स्विंगिंग बॉल सिस्टम सो इन 9.1। तो क्या कर रहे हैं हम, अब इसी चीज़ को जो हमने एक ड्राइंग के माध्यम से समझा था, अब उसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। इसके लिए आपको जो है स्प्रिंग ले लेने हैं, इस तरह के स्प्रिंग आपको दिख रहे होंगे, ऐसे आप स्प्रिंग ले लीजिएगा और उनको आप क्या करिएगा, कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा उसका सिस्टम। ये दिख रहा है आपको, है ना, ये ब्लैक ब्लैक, तो इस तरह का सिस्टम बना लीजिएगा। और इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा कि जैसे ही आप क्या करोगे, इधर कहीं फोर्स लगाओगे और ये थोड़ा सा इधर जाएगा, ये क्या करेगा, वापस इधर की ओर आना चाहेगा। यदि आप इसको ऊपर से फोर्स लगाओगे नीचे की ओर, तो ये फिर थोड़ा बहुत दबेगा और फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जैसा इसका एक इक्विलिब्रियम में शेप रहेगा, वैसा ये शेप लेने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही होता है हमारे एटम्स के संग, है ना, मॉलिक्यूल्स के संग। और एटम मॉलिक्यूल्स होते किस में है, तो हर एक चीज़ में होते हैं। आपका जैसे कि बात करी जाए जो इलास्टिक सब्सटेंसेस हैं उनमें होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये भी सोचनी पड़ेगी, क्या जो ब्रिटल होते हैं जैसे कि गिलास, तो भाई गिलास जो हमारा ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या उसमें ये सब नहीं होता, क्या उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स इस तरह से नहीं जमे रहते? देखिए उसमें जमे रहते हैं, लेकिन उनमें जो जमने की जो पोजीशन होती है वो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ए बी करके आपने पढ़े होंगे, या एक ए बी बी सी ऐसे करके आपने पढ़े होंगे। तो उनकी एक अलग पोजीशन बन जाती है, एमोर्फस सॉलिड उनको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो जमते हैं वो, तो कुछ इस तरीके से उनकी जो है बॉन्डिंग बनती है, जिससे कि जब वो उनको दूर करा जाता है उन एटम्स को, उनका बॉन्ड इतना ढीला ढाला रहता है कि वो बिल्कुल टूट जाता है, जिससे कि वो आपस में छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमारे टूटा हुआ दिखता है। समझ गए इतनी सी बात? आगे समझ लो अब। इफ़ यू ट्राई टू डिस्प्लेस एनी वॉल फ्रॉम इट्स जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, द स्प्रिंग जो है सिस्टम ट्राइज टू रिस्टोर द बॉल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो काले काले डॉट्स हैं इन्होंने जो बनाए हैं वो आपकी बॉल्स हैं, तो उनको जैसे ही आप दूर करने की कोशिश करोगे तो वो अपना शेप वापस लेना चाहेंगी। और 10 इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड्स कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक जो है नेचर ऑफ अ सॉलिड। तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक जो आते हैं इस क्षेत्र में, और उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है क्या किया, इसमें बहुत सारा वर्क किया और इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल हमें दिए इसको लेके, तो उनको एक एक करके हम जानेंगे। तो ये जो थे इंग्लिश फिजिसिस्ट थे आपके, 1635 से लेकर 1703 तक ये रहे। परफॉर्म करते हैं कि स्टूडेंट को एक स्प्रिंग और फाउंड ये करते हैं इन इनलोंगेशन क्या होता है, खींचना, लंबा करना किस चीज़ को, चेन इन लेंथ प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी इज अ प्रोफेशनल टू द अप्लाइड फोर्स और अ लोड। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जब आप चेंज करते हो किसी लेंथ में, उसके प्रोफेशनल होता है, डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है जितना आप फोर्स लगाओगे। इसको कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और उसमें 10 किलो का कुछ वजन लटका दिया। तो अब ये जो 10 किलो है वो आपका कितना है, 10 kg है। और आप सब जानते हो कि जो ग्रेविटी होती है वो होती है 10 ऐसे आपकी एसोलेशन में। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो कितना बन गया ये आपका 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का इस पर नीचे की ओर बल लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है अपना इसको इनलोंग कर देगा, और जो इसकी जो लेंथ बढ़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना आप यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हो। तो 10 न्यूटन का हमने किया है तो वो उसको क्या करेगा, और बढ़ा देगा। यदि हम इसमें 200 न्यूटन का कर दें तो उसको और बढ़ा देगा। 300 न्यूटन का कर दें तो भाई साहब वो टूट जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो वजन सह नहीं पाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो इलास्टिसिटी जो होती है इसको हम हुक लॉस जो है नाम से आप जानेंगे, क्योंकि इसलिए जानते हैं कि हुक्स जो थे हमारे, इन्होंने बहुत अपना सराहनीय इसमें काम कर गए हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी टर्म को हमने हुक्स लॉ के नाम पे दे दिया। तो वी शैल स्टडी अबाउट इज ना सेक्शन 9.4। हम इसको जो है सेक्शन 9.4 में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए तो आपको थोड़ी बहुत की बातें जो है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से धीरज से समझने वाले हैं। तो दिस लो लाइक अ बोल्स लो। भाई बोल्स लो क्या था, तो समझते हैं।
इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट क्वांटिटेटिव रिलेशन इन अ साइंस था, और इट इज़ वेरी जो है इंपॉर्टेंट नो द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल अंडर वेरियस काइंड ऑफ द लोड फ्रॉम द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन। दो इंजीनियर जिनको बनना भाई ये तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बल्कि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मत कहिएगा इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ से हम जो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 20 मिनट हमने आपको जो है बता दिया है, और आप समझते हो गला हमारा भी है और हमारा भी ख़राब होता है, तो हम बाद में पढ़ लेंगे इसको जो है अगला टॉपिक जो कि है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैंने आपसे कहा इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक, 5000 कर दीजिएगा, वरना नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट पार्ट है वो नहीं मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उनका आंसर मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। तो थैंक यू।